नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। फ्राइडे नाइट्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये फ्राइडे नाइट्स का दूसरा एपिसोड है। आज की वीडियो में आप सभी को एक मर्डर मिस्ट्री कहानी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। शाम हो रही थी और करीब बहती नदी की तेज धारा की आवाज़ पूरी वादी में सुनाई दे रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने नदी किनारे मौजूद एक सुंदर सी हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। यही कुछ 6 लोग थे पुलिस की वर्दी में, और उनके साथ एक व्यक्ति था जो करीब 30 वर्ष के ऊपर लग रहा था और शक्ल और सूरत से गांव का ही वासी लग रहा था। उसकी शक्ल पर खौफ तैर रहा था। कुछ ही समय बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक रौबदार शख्स नजर आया। उसने चश्मा पहन रखा था, ऊनी कपड़े और गले में स्कार्फ डाल रखी थी। अपने सामने पुलिस को देख वह शख्स ना तो हैरान हुआ और ना ही विचलित। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी उसके चेहरे पर, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जो वह पुलिस के यूं बेवक्त आने से डर जाए। इससे पहले वह शख्स कुछ बोल पाता, पुलिस के साथ खड़ा वह गांव वाला उसी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, साहब यही है वो, इसी ने उस औरत का खून किया था। इसने अपनी गोल्फ से उस औरत को पीछे से मारा था, मैंने देखा था अपनी आंखों से। खुद के खिलाफ यह संगीन आरोप सुन भी उस शख्स पर मानो कोई असर नहीं हुआ। वह शांत भाव से बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? और ये कौन है जो कुछ भी बोले जा रहा है? इंस्पेक्टर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, हम सब सवालों के जवाब देंगे। पहले तो अपना नाम बताइए और यह बताइए, क्या यह आपका ही हवेली है या आप यहाँ किराए पर रह रहे हैं? उस शख्स ने अपना आईडी दिखाते हुए, जिस पर उसका नाम डॉक्टर स्वरूप लिखा था, कहा, मैं डॉक्टर स्वरूप दिल्ली में जीएमटी के अस्पताल में काम करता हूँ और यह मेरी पुश्तैनी हवेली है। वर्षों से हम दिल्ली ही रह रहे थे, पर अब जब छुट्टी मिली तो यहाँ आ गया रहने के लिए कुछ दिन। मगर इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर रोहित गुप्ता है और यह जो व्यक्ति हमारे साथ है यह यहीं इसी गांव में रहता है। आपके घर के करीब जो टीला है ना, बाई तरफ, वहाँ यह रहता है। इसका नाम घनश्याम है। कहता है कि इसके लड़के की पतंग उड़ते हुए यहाँ आ गई थी, तो यह लेने आया और फिर आपको एक औरत का कत्ल करते देखा इसने। बस हम उसी की जांच करने आए हैं। कृपया हमें आपके हवेली की छानबीन करने दीजिए। हम इस बात को कंफर्म कर लेना चाहते हैं, यह सच बोल रहा है या सब इसका वहम था। स्वरूप मुस्कुराते हुए बोला, कत्ल? और मैंने? वह भी एक औरत का? हा हा, बढ़िया मजाक है। मगर सर, मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। चाहे तो आप मेरे रसोइये रामधीन से ही पूछ लीजिए, वह यहीं गांव का ही है। और फिर आपने सर्च वारंट नहीं दिखाया बिना उसके? रोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, जब केस ऐसा हो जिसमें पुलिस बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकती, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कत्ल किया। स्वरूप ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। रोहित अब थोड़े सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा मान लीजिए, शक करना हम पुलिस वालों का पेशा ही है। हाँ, तो मैं जैसा कह रहा था कि अगर कत्ल हुआ है और इस बात की गुंजाइश है कि विक्टिम जीवित हो, तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना या फिर अपराधी के सारे सबूत मिटाने से पूर्व उसे पकड़ना जरूरी हो जाता है। ऐसे समय हम पुलिस वालों को अधिकार होता है बिना सर्च वारंट के तलाशी लेने की। कृपया एक नेक और ईमानदार नागरिक की भांति हमें जांच करने दीजिए। आप पास के ही लोगों को बुलवा सकते हैं साक्षी के तौर पर कि हमने आपको फंसाने के लिए कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है। स्वरूप ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, फिर अटल विश्वास या यूं कहें घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है इंस्पेक्टर, चेक कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कत्ल हुआ ही नहीं। तब तक रामधीन भी आ गया था। स्वरूप ने रामधीन को पड़ोस के ही कुछ लोगों को बुलाने के लिए भेज दिया। उनके आते ही खोज शुरू हो गई। हवलदार पूरी हवेली के हर कोने की बारीकी से तफ्तीश करने लगे।
वहीं रोहित ने स्वरूप से सवाल किया, क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर स्वरूप? स्वरूप ने नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, अब तक सिंगल ही हूँ। रोहित ने एक और प्रश्न किया, और गर्लफ्रेंड? रोहित के इस प्रश्न से स्वरूप के चेहरे पर दर्द के हल्के से भाव उभर आए, जिसे रोहित ने देख लिया। स्वरूप उन भावों को छुपाते हुए बोला, एक लड़की थी मानसी खत्री, मेरी ही तरह डॉक्टर थी JMKT में, लेकिन फिर हम में छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई और वह मुझे और दिल्ली छोड़कर चली गई। वह अब गुड़गांव में है। क्या आपको लगता है इंस्पेक्टर कि उस घनश्याम ने जिसे देखा वह मेरी एक्स मानसी थी? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वह शायद इस समय गुड़गांव में होगी और मैं यहाँ अकेला ही आया था। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। रोहित ने अगला प्रश्न पूछा, तो क्या आपके पास मानसी जी का नंबर? स्वरूप ने फौरन उत्तर दिया, अफसोस, उसने अपना नंबर चेंज कर दिया। मुझे उसका नया नंबर नहीं पता, लेकिन वह शायद संसार हॉस्पिटल में काम करती है। अगर आप अस्पताल वालों से बात करें तो शायद आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। रोहित ने कहा, यह तो हम आपके बिना बताए ही करने वाले थे, फिर भी शुक्रिया। रोहित ने फिर सब इंस्पेक्टर मुकेश को बुलाकर कहा, ये संसार हॉस्पिटल को कॉल करो और उनसे डॉक्टर मानसी खत्री के कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में पूछो, फौरन। जी सर, बोलता हुआ मुकेश काम पर लग गया। फिर रोहित रामधीन के पास गया और उससे पूछा, ये तुम्हारे साहब बोल रहे हैं कि वो अकेले आए थे, क्या ये सच है? रामधीन ने उत्तर दिया, हाँ साहब, वो अकेले ही आए हैं। रोहित ने पूछा, और ये घर कब से बंद है और कब सफाई हुई थी इसकी? रामधीन सोचते हुए बोला, साहब, ये हवेली तो बरसों से बंद थी, बीच बीच में इसकी सफाई होती थी, लेकिन कोई आता नहीं था दिल्ली से यहाँ। ये स्वरूप बाबू भी बचपन में आए थे, तब से अब जाकर यहाँ आए हैं। अपने आने से करीब 1 हफ्ता पहले ही इन्होंने फ़ोन करके बता दिया था, इसलिए मकान खोल सब साफ सफाई कर दी। दिल्ली से स्वरूप बाबू के PA भी आए थे इस काम के लिए। फिर जब आज सुबह स्वरूप बाबू आए तो PA बाबू भी निकल लिए। उसके बाद ना कोई आया और ना कोई गया। रोहित ने अन्य लोगों से पूछताछ की तो उसे यही पता चला। रोहित ने तुरंत स्वरूप से उसके PA हर्ष का नंबर लिया और उससे बात करी। वह दिल्ली पहुंच चुका था और उसके बयान के अनुसार भी स्वरूप अकेला ही आया था। उसके आने से पहले कोई महिला वहां नहीं आई थी। उसी समय मुकेश आकर बोला, सर, वो मुझे मानसी के घर का नंबर मिला। उसकी रूममेट ने बताया कि वह सुबह ही अपनी कार से अपने गांव के लिए निकल गई थी। पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उससे संपर्क तो नहीं हो पा रहा है, मगर उसके गांव के घर वालों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वह हमें इत्तला कर देंगे उसके घर आते ही। मैंने मानसी की रूममेट से स्वरूप के बारे में भी पूछा तो उसने यही बताया कि वह मानसी का एक्स बॉयफ्रेंड था। स्वरूप ने काफ़ी मनाने की कोशिश की थी, मगर मानसी राज नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई। राज को कांटेक्ट किया, मगर वह आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा था। रोहित का सर चकरा गया। यह सब सुनकर उसने मन में सोचा, घनश्याम ने एक औरत का कत्ल होते देखा स्वरूप के हाथों, मगर गांव वालों के अनुसार कोई औरत स्वरूप के इस हवेली में आई ही नहीं। फिर मानसी इस समय यहाँ से कोसों दूर है। अगर वह सच में जिंदा है तो उसे अगर स्वरूप से मिलना था तो वह यह बात बता सकती थी, लेकिन उसके प्लान तो कुछ और ही थे। शायद गांव जाना तो एक बहाना हो और मानसी का असल मकसद स्वरूप से मिलना हो। लेकिन अगर स्वरूप की बात सच है कि वह दोनों अलग हो चुके थे और उनमें इतनी दूरियां आ गई थी कि मानसी ने अपना नंबर तक बदल लिया ताकि स्वरूप उससे कांटेक्ट ना करे, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगी? अगर आई तो दिखी क्यों नहीं किसी को? ना ही यहाँ कोई अन्य कार दिखी मुझे आते समय, क्योंकि मानसी निकली तो कार से ही थी। इस गांव में एक कार या बाहरी इंसान का छुपे रहना असंभव है। हाँ, यह हो सकता है कि वह किसी अन्य यातायात से आई, अपना रूप और भेष बदल कर आई, मगर क्यों? उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी? ये स्वरूप सही नहीं लग रहा है मुझे। जिस तरह से ये बात कर रहा था और इसके चेहरे पर ये घमंड है, ये सब साफ बता रहा है कि ये इंसान सही नहीं। लेकिन अपराधी कब तक बचेगा? जैसे ही मानसी की लाश। रोहित के विचारों के प्रवाह को एक हवलदार ने आकर तोड़ा। उसने कहा, साहब, हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई लाश या खून का एक कतरा भी नहीं मिला जो इस तरफ इशारा करे कि हत्या हुई है यहाँ। रोहित को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हवलदार की बात सुन स्वरूप के चेहरे पर वह घमंड वाली मुस्कान और बड़ी हो गई।
रोहित ने हवलदार से पूछा, और किसी औरत के होने का सबूत मिला तुम्हें? कोई बाल, पर्स वगैरह कुछ भी? हवलदार ने निराशा में सर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मिला। रोहित को इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उसने खुद ने घर की जांच शुरू कर दी और सच में उसे भी कुछ नहीं मिला। थक कर रोहित स्वरूप के पास आया और बेमन से बोला, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मिस्टर स्वरूप। और हाँ, हम आपकी गोल्फ स्टिक्स ले जा रहे हैं जांच के लिए। हम इन्हें, स्वरूप उसकी बात काटते हुए लगभग जांच कसने वाले स्वर में बोला, ले जाइए। और कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, ये तो आपका काम था। वैसे मैंने पहले ही कहा था आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। स्वरूप के मुंह से अंत के वाक्य को सुन रोहित को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को काबू किया और वहां से बाहर निकल गया अपने साथियों के साथ। कुछ दूर जाकर रोहित मुकेश से बोला, मुकेश, मुझे इस बंदे पर पक्का डाउट है, कुछ तो जरूर किया है इसने। तभी रोहित की नज़र पास में बहती नदी की तरफ गई और वह चौंकते हुए बोला, हाँ, ये हो सकता है मुकेश, मुझे लगता है कि इस कमीने ने मानसी के शव को नदी में फेंक दिया। इस नदी का वेग बड़ा खतरनाक है, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं और फिर बहते हुए ना जाने कहाँ चले जाते हैं कि कभी मिलते ही नहीं। मैं बड़े साहब से बात करके देखता हूँ और फौरन नदी की जांच की मांग करवाता हूँ, साथ ही स्निफर डॉग्स की भी मांग करूँगा। वो पक्का मानसी के होने का सबूत ढूंढ निकालेंगे। मुकेश आसमान में देखते हुए बोला, मगर सर, अब अंधेरा होने लगा है, इस वक्त नदी की खोजबीन करवाना मुश्किल ही है। मुझे तो लगता है कि सुबह तक का इंतजार ही करना होगा और स्निफर डॉग भी कल तक ही आएंगे शायद। साथ ही हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, रोहित ने झल्लाते हुए कहा। ओह डैम इट, कल तक तो ये स्वरूप सारे सबूत मिटा देगा। अचानक ही कुछ सोचकर रोहित बोला, मुकेश, ऐसा करो कि अपने किसी एक खास आदमी को स्वरूप के मकान की निगरानी के लिए रख लो। वो सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है या ऐसा ही कोई काम जिससे वह पकड़ा जाए। बस हमें वही मौका चाहिए। मैं भी बड़े साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। रोहित के जाते ही स्वरूप आराम से अपनी कुर्सी पर पसर गया। सामने ही मेज पर विस्की रखी थी जिसे वह पुलिस के आने से पहले पी रहा था। उसने विस्की के कुछ घूंट लगाए और आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद करते ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे। वह और मानसी दोनों बाग में साथ में बैठे हुए थे। वह और मानसी दोनों ही सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। वह और मानसी दोनों ही बारिश में नाच रहे थे और भी ना जाने कितनी स्मृतियां उसे दिखी। हद खुशी के पल थे यह सब स्वरूप के लिए। उन्हें याद कर उसे बहुत आनंद मिल रहा था, पर फिर दिल में एक टिस सी भी उठी। अचानक ही उसकी आंखें नम हो गई और उसके आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों से टपकने लगे। कुछ देर शून्य में ताकते रहने के बाद ही सहसा उसे रोहित की शकल याद और वह ठहाके लगाकर हंस पड़ा। इसी के साथ उसे एक और दृश्य दिखा। मानसी कुर्सी पर बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी और तभी स्वरूप पीछे से गोल्फ स्टिक लेकर आया और एक जोरदार वार उसके सर पर किया। उसने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी। उसे पता था कि कहाँ मारने से व्यक्ति एक ही वार में मर सकता था। हमला होते ही मानसी तड़पती हुई नीचे गिर गई और फिर उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन तभी स्वरूप खौफ के मारे उछल पड़ा। सामने खिड़की का पर्दा ठीक से लगा हुआ नहीं था और एक अनजान व्यक्ति खौफ भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। अचानक ही वह व्यक्ति भाग निकला। वही घनश्याम था। स्वरूप ने तुरंत नब्ज चेक की मानसी की और पाया कि वह बंद हो चुकी थी। सर से हल्का खून निकला था, लेकिन फर्श पर क्योंकि पेपर बिछा हुआ था इसलिए स्वरूप को जरा भी चिंता नहीं हुई उस बात की। स्वरूप ने यही कहा था मानसी से कि पेंट का काम होना है इसलिए पेपर बिछा रखा है, बल्कि सत्य तो यह था कि वह पेपर उसकी हत्या के लिए बिछाया गया था। स्वरूप तुरंत मानसी के शव को ले गया और उसे तहखाने में छोड़ दिया। उसने फर्श पर बिछे पेपर और मानसी से जुड़े हुए सभी सामान तहखाने में ही रख दिए। यह तहखाना ना होकर असल में एक सुरंग था। शायद हमलावरों से बचकर निकलने के लिए कोई गुप्त मार्ग बनाया था। स्वरूप के पुरखों ने तहखाने का द्वार भी बेहद मोटे पत्थरों से बना था, जिस कारण वह तहखाने का पता लगाना आसान नहीं था। स्वरूप कोई मूर्ख नहीं था। उसे पता था कि अगर पुलिस के साथ फॉरेंसिक या स्नीकर डॉग आते तो वह पकड़ा जाता। वह तो अच्छा हुआ कि पुलिस केवल शक के निगाह पर आई थी।
इसलिए शायद पूरी तैयारी के साथ नहीं आई। और फिर इस गांव में पूरी तैयारी के साथ आने में समय भी जाता ही। अब बस स्वरूप को अपने इस हवेली को पूरी तरह से साफ करना था, ताकि ना तो फॉरेंसिक को और ना ही स्नीकर डॉग को मानसी के यहाँ होने का एक भी सबूत मिल सके। यह काम होते ही उसके प्लान का भाग 2 शुरू हो जाता है। वह मानसी के शव को सुरंग से लेकर जाता। सुरंग के अंत में ही एक कार तैयार थी, उसमें बैठकर उसे निकल जाना था। वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से अगर वह मानसी को ढकेल देता तो वह सुसाइड ही कहलाता। मानसी का सर पर लगा घाव भी चट्टान से टकराने की वजह से हुआ, ऐसा ही मेडिकल रिपोर्ट में आता। यह पहाड़ियां मानसी के गांव के मार्ग में थी। पुलिस इसे आत्महत्या का केस ही करार देती। इस परफेक्ट प्लान में बस एक कमी थी और वह थी मानसी की कार, जो मानसी दिल्ली से निकलने के बाद ही कहीं पार्क कर आई थी। पुलिस को यह बात अजीब लगेगी कि मानसी अपने कार से क्यों नहीं गई, लेकिन बिना सबूत के वह लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। करीब 2 घंटे लगे स्वरूप को अपनी हवेली साफ करने में। मानसी पूरी हवेली नहीं घूमी थी, इसलिए बस कुछ खास जगह ही साफ करनी थी। यह काम खत्म कर स्वरूप तहखाने में गया मानसी की लाश को ठिकाने लगाने। उसने बड़े आराम से तहखाने का द्वार खोला और सीढ़ियों से उतरता हुआ गया। अंदर घूप अंधेरा था, साथ ही कपकपा देने वाली ठंड भी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उस जगह गया जहां उसने मानसी की लाश को रखा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो बुरी तरह से ठिठक कर रह गया। वहां से लाश और अन्य सभी सामान गायब थे। उसने यहाँ वहां पागलों की तरह टॉर्च घुमाई, मगर उसे मानसी कहीं नहीं दिखी। स्वरूप आगे बढ़ गया और सुरंग को जांचने लगा, लेकिन असफलता ही मिली उसे। यह जो भी हुआ उससे स्वरूप को बेहद गुस्सा आया, इतना कि वह जोर जोर से दीवार पर अपनी मुट्ठी मारने लगा, इस बात की परवाह ना करते हुए कि वह बुरी तरह से छिल रहे थे। एकाएक उसके मन में एक विचार आया, कहीं मानसी को होश आ गया और वह चली तो नहीं गई यहाँ से। ओह, मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, मानसी मर चुकी थी। मैंने खुद नहीं तो उसकी नब्ज चेक की थी, वह बंद हो चुकी थी। उसका जिंदा होना नामुमकिन है। कहीं उसकी रूह? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये अंधविश्वास वाली बातें नहीं करनी चाहिए। शायद ये जो भी हुआ उससे मेरे दिमाग पर असर हुआ है, मुझे अपना दिमाग शांत करना चाहिए। अब मुख्य सवाल, क्या करूँ अब मैं? भाग जाऊँ? पर फिर मानसी की लाश का क्या? उसे तो खोजना ही होगा। हाँ, एक ये हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसके शव को ले गया, पर फिर बाकी का सामान कहाँ गया? क्या जानवर ही उसे साथ ले गए? जो भी हो, मुझे अब यहाँ से भागना ही चाहिए, यही सही रहेगा। फिर मैं अमेरिका भाग जाऊंगा, हाँ अमेरिका, और अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। यह सब सोच स्वरूप हवेली की तरफ चल दिया। बड़े आराम से उसने तहखाने का द्वार खोला और हवेली में आ गया। अंदर आते उसने अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसका प्लान था सुरंग के रास्ते से निकल जाने का, क्योंकि इस कदर वह बिना किसी की नज़रों में आए गायब हो सकता था। 10 मिनट में ही सब सामान लेकर जैसे ही वह जाने के लिए निकला ही था कि उसे एक आवाज आई। वह आवाज दरवाजे पर दस्तक की तरह थी। क्या पुलिस आ गई दोबारा? इस सवाल मात्र से उसका कलेजा दहल उठा, मगर फिर सब पहले की तरह शांत हो गया। वह आवाज दोबारा नहीं आई। स्वरूप के जहन में हजारों सवाल फूट पड़े एक ही साथ में। क्या वह आवाज महज इत्तेफाक से आई थी, किसी चीज के उसके दरवाजे आदि से टकराने से, या कोई आया था? ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले मेरी निगरानी कर रहे हो? इस सवाल ने स्वरूप के हौसले पस्त कर दिए। उसने जाकर चेक करना ही सही लगा। अगर पुलिस वाले सच में उस पर नजर बनाए हुए हैं तो उसके यूं गायब हो जाने से वह सचेत हो जाएंगे और सड़कों पर नाकाबंदी लगा देंगे और फिर वह पकड़ा जाएगा। उसे ऐसा दिखावा करना होगा कि वह अपनी हवेली में ही मौजूद है, ताकि उसे समय मिले और इतने समय में वह दूसरे राज्य में प्रवेश कर सके। अपने तेज धड़कते दिल के साथ वह उस आवाज की तरफ गया। आवाज लिविंग रूम में आ रही थी। वहां की बत्तियां बंद थी। उसने उन्हें चालू कर दिया, यह दिखाने के लिए कि वह अब भी हवेली में है और जागा हुआ है। इस दिखावे को पूर्ण करने के लिए उसने खिड़की के पर्दे खोलने चाहे, क्योंकि अगर वह खिड़की के पास दिख जाता तो पुलिस वाले पक्का बेवकूफ बन जाते। उसने खिड़की के पास जाकर जैसे ही पर्दे हटाए, उसके तो होश ही उड़ गए। खिड़की के पास मानसी खड़ी थी। स्वरूप को अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हुआ।
उसने तुरंत हरकत की और वह सीधे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं, वह लॉक था। इस बात ने बेहद परेशान कर दिया स्वरूप को। वह कांपते हुए पैरों के साथ पीछे हटा और उसने डरते हुए दोबारा खिड़की की तरफ देखा। मानसी वहां नहीं थी। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। यह मानसी की रूह ही थी जो अपना बदला लेने आई थी, क्योंकि चाबी तो सिर्फ उसके और रामधीन के पास थी और रामधीन दरवाजा बंद करके नहीं गया था। ऐसे में कोई अलौकिक शक्ति ही यह काम कर सकती थी। खौफ से स्वरूप का पूरा शरीर जम गया और वह चीखते हुए बोला, मुझे मत मारना मानसी, मुझे जाने दो, और अपना सीना पकड़ते हुए वहीं धराशायी हो गया। सुबह बस होने को ही थी और आसमान में अब नारंगी रंग छाने लगा था। भले ही गांव में दिन बेहद पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। सभी उस हवेली के बाहर खड़े ताजुब से देख रहे थे हवेली को। हवेली के अंदर फॉरेंसिक के लोग स्वरूप के शव की तस्वीरें ले रहे थे। अलग अलग एंगल से उसके मुंह और आंखें खुली हुई थी, जो बयां कर रही थी कि उसने बहुत ही डरावना मंजर देखा होगा, जिस कारण उसकी यह दशा हुई। वहीं कुछ पुलिसकर्मी हवेली की जांच में लगे हुए थे, तो कुछ द्वार के पास खड़े थे, तो कुछ हवेली से लोगों को दूर कर रहे थे। लोगों में खुसर फुसर चल रही थी। सबने ही वह दर्दनाक चीख जो सुनी थी स्वरूप के मुंह से, उसी के बाद से सब बुरी तरह से घबरा गए। गांव वालों के अनुसार यह भूत का काम था। वहीं रोहित हवेली में बैठा अजीब शक्ल बनाए हुए सामने ही घूर था। जो भी हुआ कल रात, वह उसे अत्यंत अविश्वसनीय लग रहा था। उसका दिमाग यह बात मानने को तैयार नहीं था। किसी कदर अपना मुंह खोलते हुए वह बोला, तो आपके अनुसार आप मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी? सोफे पर बैठी कंबल ओढ़े मानसी ने कहा, हाँ इंस्पेक्टर, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। इंस्पेक्टर अब भी असंतुष्ट था मानसी की बात से। उसने पूछा, लेकिन क्या आप मुझे भूत प्रेत और जादू? मानसी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सर, यह कोई अलौकिक शक्ति की वजह से नहीं हुआ है। इसके पीछे भी विज्ञान है। इसे लेंजरूस सिंड्रोम कहते हैं और मैंने इस बारे में काफ़ी स्टडी की है और मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे खुद के साथ कभी ऐसा होगा। जो हुआ वो बेहद रेयर घटना है। बहुत कम लोगों के साथ होती है ऐसी घटना। ऐसे केसेस हैं इंस्पेक्टर दुनिया भर में, जहां लोग मरकर भी जिंदा हुए हैं। आप इंटरनेट पर इस बारे में शोध करके पढ़ सकते हैं। अब इन घटनाओं के पीछे कई वजह होती हैं। इनमें से एक कैटेलिस्पी की बीमारी, जिस वजह से बेहोश व्यक्ति का शरीर ऐसे जान पड़ता है कि वह मर गया है और उसका शरीर रिगोर मार्टिस में जा चुका है। यह तीसरा चरण होता है शरीर के मरने के बाद का। इसमें इंसान के शरीर की मांसपेशियां कठोर होने लग जाती हैं। वही कैटेलिस्पी के कारण हृदय की गति भी बेहद धीमी हो जाती है। त्वचा का रंग भी उतरने लग जाता है। डॉक्टरों को लगता है कि सामने वाला शख्स मर गया है, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ केसेस में डॉक्टर की ही गलती होती है, तो कुछ में मृत के परिजनों की। जब स्वरूप ने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गई और मेरी हार्ट रेट भी धीमी हो गई और शायद जल्दबाजी में स्वरूप ने ढंग से चेक भी नहीं किया। ऐसी स्थिति के बारे में मैंने पढ़ा है जहां हार्ट रेट 1 मिनट में मात्र 4 ही रह जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ था और इसी से स्वरूप धोखा खा गया। फिर उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मुझे उस सुरंग में छोड़ दिया। वहां बेहद ठंड थी। लोगों के दोबारा जीवित होने के कई केसेस में लोग मोर्ग या मुर्दा घर में जीवित होते हुए पाए जाते हैं, जहां लोगों के शव को जमा कर रखा जाता है। ठंड के कारण हमारा शरीर कम मात्रा में ऑक्सीजन लेने लगता है। यही वजह थी कि शायद फौरन मरी नहीं और ना जाने कब मुझे होश आया और मैंने खुद को वहां सुरंग में पाया। होश आते ही मैंने तुरंत प्रतिक्रिया की और वहां से निकलने का मार्ग खोजा। अधिक खून ना बहे इसलिए स्वरूप पट्टी कर चुका था मेरे सर की। मैं इसी सुरंग में स्वरूप की हवेली में दाखिल हुई थी, इसलिए आसानी से बाहर निकल गई। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सबसे पहले आप पुलिस के पास ही जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे उस सुरंग में ना पाकर कहीं ये स्वरूप भाग ना जाए, इसलिए मैं गांव की तरफ गई। मैंने सोचा कि मैं पहले गांव वालों की मदद लूंगी उसे घेरने के लिए। मैं गांव वालों को हवेली के पीछे के दरवाजे से ले जाती। वहीं वह सुरंग भी थी। आगे से वह दरवाजे को लॉक करने वाली थी। अपने पिन की बदौलत खिड़कियां पर सलाखें लगी थी, वह बचकर जा नहीं पाता। इसलिए पहले तो मैंने हवेली का फ्रंट डोर बंद किया, लेकिन उसी समय यह पागल आ गया और मुझे देख शायद मुझे भूत समझकर मर गया खुद ही।
पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने गौर से इस बारे में सोचा और अब उसे मानसी की बातें समझ आने लगी थी। धीरे धीरे उसने अपना अगला सवाल दागा, मगर इन सब के पीछे स्वरूप का मकसद क्या था? आप क्यों आई थी उसके पास? मानसी ने आहें भरते हुए कहा, मजबूरी थी सर। असल में ये स्वरूप काफी पॉजेसिव और साइको था। अगर मैं किसी दूसरे आदमी से, भले ही वह मेरा पेशेंट ही क्यों ना हो, बात करती तो यह चिढ़ जाता था। मुझे हरदम काबू में रखना चाहता था ये। इसी सब से तंग आकर मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन तब भी यह मेरा पीछा छोड़ने को राजी नहीं हुआ। मुझे ये स्टॉक करने लगा। आखिर में दिल्ली छोड़कर गुड़गांव चली गई। मैंने अपना नंबर भी बदल लिया और गुड़गांव का अपना पता भी राज रखा। उस समय तक राज को मैं डेट करने लगी थी। ये राज के पास भी गया था उसे धमकाने के लिए, लेकिन राज ने इसकी बहुत सुताई करी। मैंने भी तब इसे बहुत सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि मेरे पास दिखना भी नहीं, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मेरे पास नजर भी आया तो पुलिस को शिकायत होगी, वह अलग, और धुलाई भी हो जाएगी। और फिर ये गायब हो गया। राज और मेरा रिश्ता भी आगे बढ़ा और बात शादी तक भी चली गई थी। लेकिन फिर इस स्वरूप ने मुझे कुछ फोटोज भेजकर हम दोनों के, जो उसने छुप कर लिए थे, मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं यहाँ इस हवेली में नहीं आई तो ये उन तस्वीरों को राज के परिवार वालों को भेज देगा और लीक कर देगा। रिश्ता टूटता वो अलग और बदनामी भी होती। मैं ना चाहते हुए भी यहाँ आई। किसी ने मुझे कहा था कि यूं छुप कर आना। मुझे लगा था कि यह दोबारा से ढोंग करेगा और रिलेशनशिप में आने की बात करेगा, लेकिन जैसे ही मैं आई तो इसने सीधे कत्ल ही करना चाहा मेरा। शायद इसका पागलपन हद से पार हो गया था। ये उन संकी आशिकों में से एक हो गया था, ये जो घटिया सोच रखते हैं कि अगर लड़की इसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इसलिए शायद मुझे जान से मारना चाहता था। मानसी को अस्पताल ले जाया गया और स्वरूप के शव को भी। यह केस इतना अद्भुत और विचित्र था कि इंस्पेक्टर रोहित सदा इसे याद रखता, और गांव वालों के लिए यह तो बस ईश्वर का चमत्कार ही था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसी ही और नई कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।